नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। देखो, हड़प्पा सभ्यता से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं। पहला मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हूदड़ो या लोथल। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। अब ये आपको कुछ और रिलेटेड देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता में जो ये कालीबंगा है ये कहाँ पे स्थित है अभी वर्तमान में? ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? आपको नदी भी याद रखनी है, घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा और ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अब यहाँ पे कुछ और है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो में एक विशाल विशाल स्नान घर मिला था। तो मोहनजोदड़ो, आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से। और कालीबंगा से मैंने बताया कि जूते हुए जो ये जूते हुए खेत मिले। और लोथल क्या था? हड़प्पा कालीन के समय में जो लोथल था ये क्या था? बंदरगाह था, ठीक है। लोथल बंदरगाह था। और कौन सी नदी के किनारे था ये भोगना, ठीक है। ये आपको नदी भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और लोथल वर्तमान में अभी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात। आपको ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो विशाल स्नान गृह, कालीबंगा से जुते हुए खेत और लोथल से भोगना नदी। लोथल जो भोगना नदी के किनारे बसा था, ये उस समय हड़प्पा कालीन के समय बंदरगाह था। सो इस क्वेश्चन से हमने 4 से 5 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आपको ये स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। आपको बताना है कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है। देखो, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो 4 वेद हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। तो सबसे प्राचीन पूछ रखा है कि सबसे पहले कौन से वेद की रचना हुई। ये हुई थी ऋग्वेद की, ठीक है। ऋग्वेद की सबसे पहले रचना हुई थी। और ऋग्वेद अब इन वेदों से कुछ जानते हैं जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखो, ऋग्वेद में, अब यहाँ से पहले ऋग्वेद में कौन सी चीज़ों को दिया गया है? यह है स्रोत। इनमें स्रोत और प्रार्थनाएं, जो प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थनाएं, स्रोत एवं प्रार्थनाओं के बारे में ये वेद है। अथर्ववेद क्या है? जो तंत्र मंत्र, जो वशीकरण जो जादू टाइप का होता है, इन सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। और जो सामवेद में क्या बताया गया है? संगीतमय कौन सा वेद है? यह है सामवेद। और यजुर्वेद, जो भी हम कर्मकांड करते हैं, यज्ञ और जो भी कर्मकांड करते हैं वो यजुर्वेद से संबंधित है। तो आपको अगर पूछा जाए कि यज्ञ संबंधित कर्मकांड किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से। संगीतमय जो वेद है वो कौन सा है? सामवेद। स्रोत एवं प्रार्थनाएं कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। और वशीकरण तंत्र मंत्र की जो विद्या है किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। तो आपको ये सारे याद रखने हैं इनसे रिलेटेड। कुछ और जान लेते हैं, इनसे कुछ और जानते हैं हम कि वेदों से। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेद ट्री, ठीक है। वेद ट्री आपको बताना है। एक वेद ट्री है, इनमें 3 वेदों को शामिल किया गया है वेद ट्री में। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से 3 वेद थे जिनमें वेद ट्री शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इनमें जो वेद ट्री में शामिल है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, सामवेद। अथर्ववेद वेद ट्री में नहीं आता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेद ट्री में कितने वेद आते हैं? 3। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ और देखते हैं। एक चीज है जो वैदिक सभ्यता से आपको एक क्वेश्चन बताना है, इसको आप कमेंट कर सकते हैं कि वैदिक काल में जो वितिस्ता कौन सी नदी को कहा जाता था। तो जो अभी वर्तमान में एक नदी है उसको पहले ऋग्वैदिक काल में वितिस्ता कहा जाता था। तो आपको इसका ऑप्शन कमेंट में करना है, तो मैं इसका जो आंसर है अगले वीडियो में दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको बताना है कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो ये जो उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ पे। ठीक है, सारनाथ पे भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला यहाँ पे उपदेश दिया था। अब गौतम बुद्ध से कुछ और देखते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बहुत बार पूछता है लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। और जो इनको ये बोध गया में क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी इनका मैंने जैसे कि बताया इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद कुशीनगर में इनका जो मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्होंने इनकी जो मृत्यु कहाँ पे थी, कुशीनगर में हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारी चीज़ें याद रखनी है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, कुशीनगर में इनकी मृत्यु और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब उपदेश से कुछ और देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश कहाँ दिए थे। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिए थे श्रावस्ती में। तो आपको ये भी याद रखना है कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपको बताना है कि जो मौर्य काल था वहाँ पे शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका जो आंसर है तक्षशिला। ठीक है, जो मौर्य काल था उस समय शिक्षा का जो बहुत ही फेमस केंद्र था वो था तक्षशिला। और ये अभी वर्तमान कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे नालंदा नहीं लगाना है। जो नालंदा था ये गुप्त काल का था। ठीक है, गुप्त काल का जो प्रसिद्ध विद्या का केंद्र था। लेकिन जो तक्षशिला है ये मौर्य काल का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मौर्य काल पूछा है तो आपको इसका आंसर है देना है तक्षशिला। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपको ये याद होना चाहिए, ये की थी कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो ये एक और विश्वविद्यालय है नालंदा और एक है विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ये स्थापना किसने की, ये की थी धर्मपाल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है। तो आपको सबसे पहले मेगास्थनीज से पता करना, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके दरबार में आया था मेगास्थनीज और इसने एक बुक लिखी थी, वो लिखी थी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की बुक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है इंडिका। और इस इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा इसमें बताया है, वो है इसने अपनी इस बुक में लिखा है कि भारतीय समाज 7 भागों में बांटा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिका में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा हुआ बताया गया है, वो था 7। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और जो बुक देखते हैं, जो यहाँ पे अर्थशास्त्र किसकी बुक है, यह है चाणक्य यानी कि कौटिल्य चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र। मुद्राक्षर किसकी है, विशाख दत्त की। तो आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मुद्राक्षर किसकी बुक है, विशाख दत्त की। और राजतरंगिणी ये है कलहण की। ठीक है, कलहण की, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया है। तो राजतरंगिणी होगी कलहण की, मुद्राक्षर विशाख दत्त की, इंडिका मेगास्थनीज की और अर्थशास्त्र चाणक्य की। हमने एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चनों को देख दिया है। तो आपको ये, क्योंकि ये जो बुक है बहुत बार क्वेश्चन में पेपरों में रिपीट होती है, तो आपको ये स्किप नहीं करनी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो आपको बताने कि दिल्ली सल्तनत थी उसकी दरबारी भाषा क्या थी, उर्दू, फारसी, हिंदी और अरबी। तो इसका जो सही आंसर है वो है फारसी। बहुत सारे लोग उर्दू लगा देते हैं, अरबी लगाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था। आपको बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो किस नदी के तट पे स्थित था। इससे पहले क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम कुछ विजयनगर के बारे में जान लेते हैं। विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में। किसने की थी, 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर अभी कर्नाटका में स्थित है और इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। ठीक है, हम्पी, विजयनगर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी थी। और जो यही हम्पी, ये विजयनगर साम्राज्य था, ये
तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तुंगभद्रा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा के किनारे स्थित था, जिसकी राजधानी हम्पी थी और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अब विजयनगर साम्राज्य से एक जो महान जो राजा थे वो थे कृष्णदेव राय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित थे? वो थे विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजयनगर। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? देखो, जिंदा पीर कहा जाता था किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन जो यूके SSC के प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, आपसे सीधे डेट पूछा था। तो आपको ध्यान रखना है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में। ये डेट याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब कुछ और देख लेते हैं। जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो था सलीम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो शाहजहाँ था, इसका जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम किसको कहा जाता था? शाहजहाँ को, और सलीम जहांगीर को। और अकबर के बारे में हम किसी और दिन अच्छे से इसकी डेप्थ में बात करेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो आपको बताना है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी, अकबर, अशोक, हुमायूं। तो ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जो अब सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, तो इसने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो शेरशाह सूरी है, इसका मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा है सासाराम में। ठीक है, सासाराम, आपको ये याद रखना है, सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। और इसने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की। अब शेरशाह सूरी और हुमायूं, इन दोनों के बीच दो युद्ध हुए थे, जो बहुत बार क्वेश्चन इनसे आता है। पहला हुआ था चौसा और दूसरा हुआ था बिलग्राम। इसी को किसका युद्ध कहते हैं? या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। इस बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़ के चले गया था और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक को लाख बक्से के नाम से जाना जाता है? तो इस वीडियोस में हम प्राचीन भारत और कुछ मध्यकालीन भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। सो आपको और उसी से रिलेटेड है कि लाख बक्से किस शासक को कहा जाता था? ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्से कहा जाता था क्योंकि यह बहुत ही लाखों का दान दे दिया करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्से कहते थे। कुछ और इससे इंपॉर्टेंट देखते हैं। जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार को इसने बनाना शुरू किया, लेकिन ये बनाने से पहले इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद में जो इसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश था, इसने कुतुब मीनार को पूरा किया। तो कुतुब मीनार जो बनाया था उसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार को बनाया पूर्ण किसने किया? ये किया इल्तुतमिश ने। आपको ये ध्यान रखना है। कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक से और देख लेते हैं। इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने ही क्या किया था? दिल्ली में जो गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। ठीक है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सो इस वीडियो में हमने टोटल हमने 10 क्वेश्चनों को देखा। और इस 10 क्वेश्चनों में हमने लगभग 10 से हर ऑप्शन को डिस्कस किया, तो 10 से लगभग 40 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। रोज अगर हम 10-10 क्वेश्चनों से 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो आपके एग्जाम तक, क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो इनके एक्सप्लेनेशन होता है, जो अदर फैक्ट होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमारे साथ बने रहे। और ये पूरी सीरीज अगर आप एग्जाम तक हमारे साथ जीके और उत्तराखंड और हिंदी पूरी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस बन जाता है यूके SSC में सिलेक्शन लेने का। सो इस वीडियो में इतना ही, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।